नमस्कार। आज हम भारत की इकोनॉमी से जुड़ी एक ऐसी खबर की गहराई में उतरेंगे जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया। बात करेंगे उस एक चौंकाने वाले आंकड़े की और समझेंगे कि उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो आंकड़ा है 8.2% का। 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने 8.2% की जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। आपको बता दूं, ये पिछले 18 महीनों में सबसे तेज ग्रोथ रेट थी। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या थी? ये ग्रोथ एक बहुत बड़ा सरप्राइज थी। मतलब वर्ल्ड बैंक, IMF, मूडीज जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं ने भी इतनी तेज ग्रोथ का अंदाजा नहीं लगाया था। उनके अनुमान तो काफी कम थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जबरदस्त ग्रोथ आई कहां से? चलिए सबसे पहले उन बुनियादी घरेलू सुधारों को समझते हैं जिन्होंने इसकी मजबूत नींव रखी। देखिए, कुछ साल पहले तक भारत में बिजनेस का माहौल बहुत ज्यादा जटिल था, जिसे कुछ स्रोत रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। मतलब इतने सारे नियम कानून थे कि तरक्की की रफ्तार धीमी पड़ जाती थी। सोचिए, 18,000 से ज्यादा तो सिर्फ लेबर लॉस थे, जो किसी भी नए उद्यमी के लिए एक भूल भुलैया की तरह थे। तो इस चुनौती से निपटने के लिए एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए गए। व्यापार को आसान बनाने के लिए लगभग 1800 पुराने कानूनों को हटाया गया। निवेश को आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की गई। पुराने और उलझे हुए श्रम कानूनों की जगह 4 नए आधुनिक कोड लाए गए और GST को और भी सरल बनाया गया। इन सबका एक ही मकसद था, बिजनेस के लिए एक बेहतर माहौल तैयार करना। और इसका असर जमीन पर भी साफ दिखा, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में। पिछले दशक में 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए। ये नंबर इतना बड़ा है कि आप ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी को घर दे सकते हैं। और बात यहीं नहीं रुकी, 25.3 करोड़ लोगों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया। ये संख्या ब्राजील की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। इससे आप विकास के पैमाने का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि इस ग्रोथ को रॉकेट की रफ्तार कैसे मिली। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण था भारत की अनोखी डिजिटल क्रांति, जिसने एक शक्तिशाली एक्सेलरेटर यानी गति बढ़ाने वाले का काम किया। इस डिजिटल क्रांति की नींव 3 मजबूत स्तंभों पर रखी गई। सबसे पहले आधार के जरिए 1.5 अरब लोगों को एक डिजिटल पहचान मिली। इसके बाद 55 करोड़ नए बैंक खाते खोले गए, जिससे करोड़ों लोग पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जुड़े। और फिर आया UPI, एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जिसने पैसे भेजने और पाने का तरीका ही बदल दिया। और इसका नतीजा कमाल का रहा है। इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आज दुनिया में जितने भी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, उनमें से आधे, जी हां 50%, अकेले भारत में होते हैं। दूसरे नंबर पर चीन है, जो हमसे काफी पीछे 20% पर है। लेकिन भारत का ये डिजिटल मॉडल सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, इसकी सोच ही अलग है। देखिए, पश्चिमी मॉडल में क्या होता है, कंपनियां आपके डेटा की मालिक होती हैं। लेकिन भारत के मॉडल, जिसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उसमें नागरिक खुद अपने डेटा का मालिक होता है। मतलब कंट्रोल पूरी तरह से लोगों के हाथ में है। इस बदलाव की रफ्तार कितनी तेज थी, इसका अंदाजा आप बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की इस एक लाइन से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो काम करने में 50 साल लगते, वो भारत ने सिर्फ 7 साल में कर दिखाया। अब भारत की इस कामयाबी को सही से समझने के लिए ये देखना भी जरूरी है कि उस वक्त दुनिया में आखिर चल क्या रहा था। चलिए जरा उस कॉन्टेक्स्ट को भी समझते हैं। देखिए, जिस समय भारत ये तरक्की कर रहा था, दुनिया बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। हर तरफ जियोपॉलिटिकल तनाव और युद्ध थे, ग्लोबल सप्लाई चेन टूट रही थी, देश एक दूसरे पर टैरिफ लगा रहे थे और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ भी सुस्त पड़ गई थी। तो ऐसे मुश्किल हालात के बीच स्रोत भारत की इकोनॉमी को लचीलेपन और ताकत की एक असाधारण मिसाल मानते हैं, एक बीकन ऑफ रेजिलियंस। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? शायद नहीं। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की। क्या जो आंकड़े हम देख रहे हैं वो पूरी कहानी बता भी रहे हैं, और भारत का भविष्य कैसा दिख सकता है? तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये 8.2% का आंकड़ा ही पूरी सच्चाई है, या फिर ऐसा हो सकता है कि भारत की असल आर्थिक ताकत इससे भी कहीं ज्यादा हो? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि असल ग्रोथ शायद इससे भी ज्यादा हो सकती है, और इसके पीछे कुछ ठोस वजह हैं। जैसे GDP नापने का जो बेस ईयर है वो काफी पुराना है। देश का बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर पूरी तरह से आंकड़ों में नहीं आ पाता, और गिनती के तरीकों में भी कुछ कमजोरियां बताई जाती हैं। इन सब बातों के बीच एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी सामने रखा गया है, भारत को $30 ट्रिलियन से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। और ये लक्ष्य सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बड़े सपने का हिस्सा है, जिसे विकसित भारत कहा जाता है।
यानी 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना। तो कुल मिलाकर इस समय भारत में एक बहुत ही खास मौका बना है, एक ऐसा संगम जो बहुत कम देखने को मिलता है। एक तरफ राजनीतिक स्थिरता है, दूसरी तरफ देश की युवा आबादी है और साथ में सुधारों का सिलसिला लगातार जारी है। और यही सब हमें उस एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जिस पर आज पूरी दुनिया की नज़र है। क्या ये सिर्फ भारत का दशक है या फिर ये भारत की सदी की शुरुआत है?